प्यारे बच्चों, आज हम शारीरिक एवं शारीरिक के गुणधर्म का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम शारीरिक को परिभाषित करेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे किसी वर्ग आव्यूह के शारीरिक का मान ही संभव होगा। यदि कोई वर्ग आव्यूह है तो फिर वर्ग आव्यूह के शारीरिक का मान ही संभव है। तो प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक व्यंजक या एक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस व्यंजक या संख्या को ही आव्यूह का शारीरिक कहते हैं। जैसे शारीरिक मान लीजिए आव्यूह दिया है, आव्यूह ए इक्वल टू पहली पंक्ति 1 2 3, दूसरी पंक्ति में मान लीजिए 5 6 7 और तीसरी पंक्ति में 3 4 5, ये अवयव आव्यूह में दिए हैं। तो इस आव्यूह के शारीरिक को हम डेल्टा या मॉड ए या डिटरमिनेंट ए से प्रदर्शित करते हैं। और यदि हम किसी आव्यूह के शारीरिक का मान ज्ञात करना चाहते हैं, मान लीजिए शारीरिक द्वितीय कोटि की है, अर्थात मॉड ए इक्वल टू शारीरिक मान लीजिए दी है डेल्टा इक्वल टू, जिसमें पहली पंक्ति 3 4 और दूसरी पंक्ति में 1 2। अब इसका मान यदि निकालें तो मान निकालने का तरीका है, पहले हम इस 3 का गुणा 2 के साथ करेंगे। 3 गुणे 2 माइनस, बीच में माइनस आएगा, फिर 1 का गुणा 4 के साथ करेंगे। 1 गुणे 4। अब इसको हम सरल कर लेंगे तो देख रहे हैं 3 दुनाई 6 माइनस 1 गुणे 4 बराबर 4 मिलेगा। 6 से 4 घटाएंगे बराबर 2 मिलेगा। इस प्रकार से हम शारीरिक का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब हम शारीरिक के गुणधर्म का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पहला गुण। पहले गुण में दिया है, पहले गुण में कह रहा है यदि किसी शारीरिक की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो शारीरिक का मान भी शून्य होता है। जैसे उदाहरण के रूप में यदि देखें, शारीरिक मान लीजिए दी है, पहली पंक्ति 1 2 3 और दूसरी पंक्ति में 4 5 6, जबकि तीसरी पंक्ति के सभी अवयव शून्य हैं, तो फिर शारीरिक का मान भी शून्य के बराबर होगा। तो ये हमारा प्रगुण नंबर 1 कहता है कि यदि किसी शारीरिक की किसी पंक्ति, यहाँ पर देख रहे हैं तीसरी पंक्ति के सभी अवयव शून्य हैं, इसलिए शारीरिक का मान भी शून्य के बराबर होगा। इसी प्रकार शारीरिक का यदि कोई स्तंभ के सभी अवयव शून्य हैं तब भी उस शारीरिक का मान शून्य के बराबर होगा। जैसे देख रहे हैं पहले स्तंभ के सभी अवयव शून्य हैं, दूसरा स्तंभ 1 2 3 और तीसरा स्तंभ 5 6 7 है। तो ऐसी स्थिति में इस शारीरिक का मान भी शून्य के बराबर होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर शारीरिक का पहले स्तंभ के सभी अवयव शून्य हैं, इसलिए इस शारीरिक का मान शून्य के बराबर होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रगुण। अगले प्रगुण में दिया है, प्रगुण नंबर 2 है। प्रगुण नंबर 2 में कह रहा है कि यदि किसी शारीरिक की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदल दें तो शारीरिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यदि मान लीजिए शारीरिक दी है, शारीरिक की पहली पंक्ति है ABC और दूसरी पंक्ति मान लीजिए 1 2 3 और तीसरी पंक्ति में 5 6 7 हैं। तो यहाँ पर यदि हम पंक्ति का स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में रूपांतरित कर दें तो देख रहे हैं इस शारीरिक में इस हम पहली पंक्ति को यदि हम पहला स्तंभ बना दें A B C और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ 1 2 3 और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ लिख दें 5 6 7,
तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं यदि पहले सारणी का मान मान लीजिए m के बराबर प्राप्त होता, इस पहले सारणी का मान m के बराबर होगा, तो इस दूसरे सारणी का मान भी m के ही बराबर आएगा। क्योंकि देख रहे हैं पहली सारणी की पहली पंक्ति इसमें पहला स्तंभ बन गई है और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ है और तीसरी पंक्ति देख रहे हैं तीसरा स्तंभ है। इसलिए यदि सारणी की पंक्तियों का स्तंभों में और स्तंभों का पंक्तियों में परस्पर रूपांतरण कर देते हैं तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम देखते हैं अगला प्रगुण। अगले प्रगुण में दिया है, कह रहा यदि किसी सारणी में दो आसन्न पंक्तियों अथवा स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त सारणी का मान पहले वाले सारणी के मान का ऋणात्मक होगा। कहने का तात्पर्य है कि दो आसन्न पंक्तियों को आपस में बदल दिया जाए तो फिर सारणी का चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस बन जाएगा। जैसे हम उदाहरण के रूप में देखें, डेल्टा इक्वल टू मान लीजिए सारणी दी है, सारणी में पहली पंक्ति है 3 4 5 और दूसरी पंक्ति है 1 2 3 और तीसरी पंक्ति में 1 4 5। ये एक सारणी दी है। यदि इसमें हम दो आसन्न पंक्तियों अथवा दो आसन्न स्तंभों को परस्पर बदल दें तो फिर इस सारणी का चिन्ह बदल जाएगा। देख रहे हैं पॉजिटिव है तो यही निगेटिव में मिल जाएगी। यदि हम देख रहे हैं पहली पंक्ति को, इस पहली पंक्ति को हम दूसरी पंक्ति बना दें और दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति, देख रहे हैं दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति में लिखेंगे और दूसरी पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति 3 4 5 और तीसरी पंक्ति 1 4 5 दी है, तो फिर इन दोनों में देख रहे हैं सारणी की हमारा सारणी का मान निगेटिव हो जाएगा, अर्थात चिन्ह बदल जाएगा। ये पॉजिटिव थी, ये निगेटिव हो जाएगी, केवल चिन्ह में परिवर्तन होगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं अगला प्रगुण। अगले प्रगुण में दिया है, कह रहा यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्तियां या दो स्तंभ सर्वसम हों अर्थात समान हों तो उस सारणी का मान शून्य होता है। जैसे मान लीजिए सारणी दी है जिसमें पहली पंक्ति 1 2 3, दूसरी पंक्ति 4 5 6 और तीसरी पंक्ति के अवयव भी 1 2 3 हो जाएं तो फिर सारणी का मान शून्य के बराबर होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति के सभी अवयव समान हैं अर्थात R1 इक्वल टू R3, इसलिए इस सारणी का मान शून्य के बराबर होगा। अब हम देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी में दिया है, कह रहा यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी समान राशि यम से गुणा कर दिया जाए तो सारणी में उस संख्या यम से गुणा हो जाता है, अर्थात नए सारणी का मान पहले सारणी के मान का m गुना हो जाता है। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक सारणी दी है डेल्टा इक्वल टू, जिसमें पहली पंक्ति है 2 -1 3 और दूसरी पंक्ति है 1 2 3 और तीसरी पंक्ति में 5 1 2। अब प्रगुण कहता है कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी समान राशि m से गुणा कर दिया जाए तो सारणी में उस संख्या m से गुणा हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है जैसे यदि इस हम पहली पंक्ति के सभी अवयव में मान लीजिए हम a से गुणा कर देते हैं तो फिर नई सारणी बनेगी डेल्टा 1 इक्वल टू, यदि हम इस पहली पंक्ति के प्रत्येक अवयव को a से गुणा कर दें तो मिल जाएगी 2a -a 3a 1 2 3 और 5 1 2। तो ये जो नई सारणी प्राप्त होती है ये पहले वाले सारणी का
a गुना होगी। अर्थात यदि पहले सारणी का मान डेल्टा था तो देख रहे हैं यहाँ पर पहले सारणी का मान डेल्टा है, इसलिए यह सारणी का मान 2 डेल्टा के बराबर आ जाएगा। अब हम समझते हैं अगला प्रगुण। अगले प्रगुण में दिया है प्रगुण नंबर 6 में, प्रगुण नंबर 6 कहता है कि यदि किसी सारणी में किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 पदों का योगफल हो तो उस सारणी को उसी क्रम के 2 सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में देखें, मान लीजिए एक सारणी दी है जिसमें पहली पंक्ति में मान लीजिए a+1 और दूसरा अवयव है b+2 और तीसरा अवयव है c+3, जबकि दूसरी पंक्ति आप देख रहे हैं 2, 3, 4 और तीसरी पंक्ति में मान लीजिए 3, 2, 1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहली पंक्ति में 2 संख्याओं का योगफल है, इसलिए इसको हम 2 सारणिकों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं पहली पंक्ति में 2 अवयवों का योगफल है, तो पहला अवयव हम पहली सारणी में अर्थात a, b, c प्लस दूसरे अवयव को दूसरी सारणी में 1, 2, 3 और सारणी की दूसरी और तीसरी पंक्ति सेम रहेगी जो पूर्व में दी है 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1। तो ये प्रगुण नंबर 6 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं सारणी में पहली पंक्ति 2 अवयवों का योगफल थी, इसलिए इसी कोटि के 2 सारणिकों के योगफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें देख रहे हैं पहली सारणी में पहली पंक्ति का जो 2 अवयवों का योग है पहले अवयव से बनेगी और दूसरी सारणी दूसरे अवयवों से, जबकि दूसरी और तीसरी पंक्ति सेम रहेगी। अब हम देखते हैं अगला प्रगुण। अगले प्रगुण में देखिए अगला प्रगुण दिया है, कह रहा यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी अवयवों को किसी निश्चित राशि से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों में जोड़ अथवा घटा दिया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। जैसे यदि हम उदाहरण के द्वारा समझें, मान लीजिए कोई सारणी डेल्टा इक्वल टू दी है, पहली पंक्ति a1, b1, c1, दूसरी पंक्ति a2, b2, c2 और तीसरी पंक्ति में a3, b3, c3। तो यहाँ पर यदि हम पहली पंक्ति के प्रत्येक अवयव को मान लीजिए 2 से गुणा कर देते हैं और 2 से गुणा करने के बाद दूसरी पंक्ति में जोड़ दें तो भी सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात यह डेल्टा बराबर मिलेगी। देख रहे हैं पहली पंक्ति की अगर हम बात करें, पहली पंक्ति a1, b1, c1, अब हम पहली पंक्ति के प्रत्येक अवयव में 2 से गुणा करके दूसरी पंक्ति में जोड़ेंगे तो यह बन जाएगा 2a1 + a2, 2a1 + a2 और इसी प्रकार 2b1 + b2 और 2c1 + c2 और तीसरी पंक्ति a3, b3, c3। तो देख रहे हैं इस सारणी को हल करेंगे तो जो मान इस सारणी का आएगा ठीक वही मान इस सारणी का भी प्राप्त होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी अवयवों को किसी निश्चित राशि से गुणा कर दिया जाए और गुणा करके किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों में जोड़ अथवा घटा दिया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमने पहली पंक्ति के सभी अवयवों में 2 से गुणा करके दूसरी पंक्ति में जोड़ दिए हैं, इसलिए सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर हम देखते हैं अगला प्रगुण। हमारा अगला प्रगुण दिया है, अगले प्रगुण में कह रहा है कि यदि किसी सारणी में
चर यक्ष प्रयुक्त हो तथा इसके अवयव चर यक्ष में बहुपद एवं यक्ष इक्वल टू वाई रखने पर सारणिक का मान शून्य हो जाता है तो इस सारणिक का एक गुणनखंड यक्ष माइनस वाई होगा। तो इसमें यदि हम उदाहरण के द्वारा समझें तो इसमें ये कह रहा है, जैसे इसका एक उदाहरण मान लीजिए डेल्टा इक्वल टू सारणी की पहली पंक्ति है 1 यक्स स्क्वायर, दूसरी पंक्ति है 1 वाई स्क्वायर और तीसरी पंक्ति है 1 जेड स्क्वायर। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर देख रहे हैं यदि हम x के स्थान पर y रख दें तो फिर दो पंक्तियां समान हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में इस सारणी का मान शून्य के बराबर हो जाएगा। जैसे देख रहे हैं यदि हम x बराबर y रखें, x बराबर y रखने पर इस सारणी का मान मिल जाएगा 1 वाई स्क्वायर, 1 वाई स्क्वायर, 1 जेड स्क्वायर। तो ये नए सारणी का मान मिल जाता है। आप देख रहे हैं चूंकि इसमें इस सारणी में पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति दोनों समान हो जाती हैं, इसलिए इस सारणी का मान शून्य के बराबर हो जाएगा। तो यक्ष बराबर वाई रखने पर चूंकि शून्य के बराबर हुआ है, इसलिए इस सारणी का यक्ष माइनस वाई एक गुणनखंड होगा। ये हमारा प्रगुण नंबर 8 कहता है। इन प्रगुणों की सहायता से हम सारणी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सिद्ध करेंगे या हल करके मान ज्ञात करेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।